बच्चों लंच टाइम हो गया है, आप सभी अपना लंच कर लो, ठीक है? पता है आज तो मेरी मम्मी ने लंच में पाव भाजी बनाई है। और मेरी मम्मी ने मिक्स वेज। पता है मेरी मम्मी बहुत टेस्टी मिक्स वेज बनाती है। प्रशांत माही तुम दोनों क्या लेकर आए हो? पता नहीं भैया, जल्दी से टिफिन खोलो ना। प्रशांत बैग से अपना स्टील का टिफिन निकालकर उसे खोलने लगता है। जैसे ही उस टिफिन का ढक्कन खुलता है तभी टिफिन के अंदर रखी दाल प्रशांत के कपड़ों और बैग पर गिर जाती है और सभी बच्चे प्रशांत पर हंसने लगते हैं। छी प्रशांत, ही तुमने क्या किया? तुमने तो पॉटी कर दी। चुप रहो तुम, मेरे भैया के कपड़ों पर दाल गिरी है, समझी? भैया आप क्या करें हम? माही नोटबुक से पेपर फाड़कर प्रशांत के कपड़े साफ करने लगती है कि तभी उसकी क्लास टीचर प्रेरणा उसके पास आती है और जब वो प्रशांत की दाल में सने हुए कपड़े देखती है तो प्रशांत, ये सब क्या है? ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या गिरा हुआ है? टीचर वो दाल की गई। दाल? लेकिन दाल तो तुम सबको मंडे के दिन लानी होती है ना, और आज तो थर्सडे है। टीचर प्रशांत माही रोज दाल लाते हैं, बहुत कम होता है जो उनके टिफिन में सब्जियां हो। मैंने लंच का चार्ट बना रखा है ना डेज वाइज, तो तुम लोग रोज दाल लेकर क्यों आते हो? सब्जी नहीं पसंद तुम लोगों को? टीचर सब्जी पसंद है हमें। वो तो क्या, कल से तुम्हारे लंच में सब्जी ही आनी चाहिए। मैं कल खुद तुम्हारा लंच चेक करूंगी। और अब बैठे क्या हो, वॉशरूम जाओ और कपड़े साफ करके आओ। प्रशांत वॉशरूम जाता है और कपड़े साफ करने लगता है। छुट्टी के बाद जब दोनों भाई बहन घर आते हैं तो उनकी माँ हीमा प्रशांत के कपड़े देख खाना बनाते हुए, अरे प्रशांत, ये तुम्हारे कपड़े पीले क्यों हो रखे हैं? माँ भैया जब टिफिन खोल रहे थे ना तो सारी दाल उनके कपड़ों पर ही गिर गई थी। तो कितनी बार कहा है कि टिफिन आराम से खुला करो, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो मेरी। अब फिर से तुम्हारे कपड़े धोने पड़ेंगे, रात भर में सूख भी नहीं पाएंगे। तो ना सूखे, मैं नहीं जाऊंगा कल से स्कूल। पता है टीचर क्या कह रही थी? वो कल से खुद मेरा लंच चेक करेंगी और अगर उन्हें फिर से लंच में दाल मिली ना तो वो बहुत डांटेंगी। सभी बच्चे टीचर के वीक चार्ट के अकॉर्डिंग ही फूड लाते हैं और एक हमें देख लो। प्रशांत बेटा, कुछ टाइम से घर के हालात काफी खराब चल रहे हैं। तुम्हारे चाचा जी अभी बस काम ही सीख रहे हैं और ऊपर से बाजार में सब्जियों के दाम तो पूछो ही मत। पता है मैं कल सब्जी लेने के लिए गई थी, लेकिन दाम सुनते ही मैं हिल गई। एक समय में जो भिंडी 10 रुपए किलो आती थी ना, अब वो 80 रुपए किलो चल रही है। ऐसे में कैसे सब्जी लेकर आऊंगी? आप तो बस बहाने बनाना जानती हो। पापा रोज तो काम पर जाते हैं, तो क्या अब आप हमारे लिए एक दिन भी सब्जी नहीं बना सकती? प्रशांत गुस्से में अपना स्कूल बैग नीचे फेंकता है और बाहर खेलने के लिए चला जाता है। रात में जब सभी खाना खा रहे होते हैं तभी अनुराग, अरे ये प्रशांत कहाँ है? खाना जल्दी खा लिया क्या उसने? अरे उसने तो कुछ खाया ही नहीं है, चिढ़कर कमरे में जाकर सो गया। चिढ़कर क्यों? आप लोगों ने डांटा क्या उसे? अब डांटती नहीं तो क्या करती, रोज सब्जी की जिद करता है। अरे हम नहीं चाहते क्या हमारे बच्चों को सब्जी के पोषक तत्व मिले, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अरे घर के खर्चे को देखते हुए मैंने मालिक से पैसे बढ़ाने की बात की थी, लेकिन वो 250 रुपए से ऊपर बढ़ा ही नहीं रहा था। अब इतने पैसों में घर का खर्च देखें, राशन लाएं, सब्जी लें या महीना चलाएं। मोहित, तेरे काम का क्या हुआ? 4 महीने हो गए हैं तुझे काम सीखते सीखते, अभी तक सीखा नहीं क्या? माँ, कुछ चीजें रह गई हैं बाकी, बस कुछ समय और फिर मेरी भी नौकरी पक्की हो जाएगी। हे माँ, एक काम करना, मेरी कुर्ते में 100 रुपए या 80 रुपए कुछ होंगे, उन्हें रख लो और कल जाकर मार्केट से थोड़ी सब्जी देखकर ले लेना। अगले दिन घर का सारा काम खत्म कर हेमा हाथ में 100 रुपए लेकर मंडी जाती है। अरे बाप रे, इस दुकान ने तो आलू भी 40 रुपए कर रखे हैं। इससे सब्जी लेने गई तो आधा किलो भी कुछ नहीं ले पाऊंगी, ठेले वालों से ही ले लेती हूँ। दुकानों को छोड़ हेमा अब ठेले वालों के पास सब्जी लेने के लिए आती है। भैया मटर कितने रुपए किलो चल रही है? बहन जी मटर 35 रुपए किलो है और गोभी 50 रुपए। भैया आप ठेले वालों ने भी सच में लूट मचा रखी है। मुझे तो लगता था कि दुकानों पर ही सब्जी महंगी मिलती है, कुछ तो कम करो। अरे बहन जी, कम करना होता तो कब क्या कर देता। अरे हमें खुद ये सब्जी इतनी महंगी पड़ रही है। पिछले साल की बारिश की वजह से कई फसलें खराब हो गई, इसलिए सब्जियां महंगी आ रही है मंडी में। हे भगवान, बच्चे कब से सब्जी सब्जी खाने की रट लगाए बैठे हैं और ये सब्जियों के दाम तो देखो। भैया एक काम करो, आप आधा किलो सीताफल और आधा किलो मटर दे दो, यही बना लूंगी। महंगी सब्जी की वजह से हेमा आधा पौना किलो ही सब्जी लेकर घर आ जाती है और रात में सभी को सब्जी बराबर देने के लिए उसमें थोड़ा ज्यादा पानी मिला देती है, जिसे खाते हुए, भाभी सीताफल की सब्जी कब से गीली बनने लग गई? मेरा तो खाने का जी ही नहीं कर रहा इसे। हाँ मम्मी, सब्जी तो काफी बेकार लग रही है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इसमें। एक तो तुम लोगों के लिए सब्जी बनाओ और ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो।
चिढ़कर हेमा खाने पर से उठकर चली जाती है और मजबूरी में अब सभी को पेट भरने के लिए वही खाना पड़ता है। रात में जब अनुराग सोने के लिए कमरे में आता है तो मैं सोच रही हूँ जी कि कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, घर पर खाली बैठने से तो अच्छा ही है। तुम्हारी नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें वो शर्मिला तो याद है ना? वो भी तुम्हारी तरह घर के हालातों को देखते हुए किसी बड़े सेठ के यहाँ काम करने के लिए गई थी, और कैसे उस सेठ की बुरी नजर ऊपर पड़ गई। वो तो बेचारी की किस्मत अच्छी थी कि उसकी इज्जत बच गई। जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, और मैं थोड़ी ना किसी सेठ के घर जाकर काम करूंगी। किसी के घर चूल्हा चौका बर्तन करने का काम पकड़ लूंगी, कम से कम कुछ तो पैसे घर पर आएंगे। अगले दिन से हेमा आसपास की जगह पर काम ढूंढना शुरू कर देती है और अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अनुराग बड़े टायर पहियों की फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। हर रोज की तरह अनुराग जब काम कर रहा होता है तभी अनुराग का मजदूर साथी मनोज उसके पास आता है। क्या बात है मनोज, आज बड़ी खुश खुश लग रही हो? अरे कल मैंने बीवी को उनकी मनपसंद रंग की साड़ी ला कर दी, तो इस खुशी में आज उसने मेरे लिए पूरी और हलवा बनाया है। अरे क्या बात है, वैसे तू बड़े पैसे छाप रहा है। 250 रुपए में आ गई भाभी के लिए बढ़िया सी साड़ी। 250 रुपए में तो आजकल क्या ही आता है, पूरे 800 रुपए की साड़ी लाया हूँ मैं। क्या कहा? 800 रुपए की साड़ी? लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे जो पहिए बनने के बाद कहीं से कट फिट जाते हैं ना, बेकार हो जाते हैं, तो उन्हें ये पास वाले मैदान में डाल देते हैं। वहां से मैंने कुछ पहिए कबाड़ी की दुकान पर जाकर बेच दिए, उसी से पैसे मिले थे मुझे वो वाले। अरे ये तो काफी सही है, मैं भी फिर कुछ पहिए वहां से पहले ले लेता हूँ, जाकर बेच आऊंगा। अनुराग फैक्ट्री के बाद सामने पार्क में जाकर ढेर सारी पहियां उठा लेता है और उन्हें सीधा अपने घर ले आता है, जिसे देख हेमा, अरे आप ये क्यों लेकर आए हैं? घर पर भला इनका क्या काम हमें? अरे मेरा दोस्त है ना मनोज, उसने बताया कि इन कटे फटे टायर को बेचकर काफी पैसे मिलते हैं, तो वही जमा कर रहा हूँ। अनुराग की बात सुन हेमा हंसने लगती है और अभी इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज हेमा फिर से काम की तलाश में गई होती है तो वहीं सरस्वती अपने दोनों पोता पोती को खाना खिला रही होती है। अरे बच्चों खा लो ना खाना, मैंने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है, पसंद आएगी। हमें सब्जी खानी है, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, रोज आप खिचड़ी बना देती हो। आज तो हम सब्जी रोटी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आंगन में बैठी सरस्वती अपने दोनों पोता पोती को समझा समझा कर थक चुकी होती है कि तभी उनके घर के बाहर से आलू से भरा एक ट्रैक्टर निकलता है। आलू 100 रुपए के पूरे 10 किलो आलू। 100 रुपए के 10 किलो आलू, ये तो पूरे महीने भर चल जाएंगे। कोई और सब्जी ना सही तो आलू ही सही, रोज आलू बनाकर खाएंगे। अब घर खर्च के लिए सरस्वती के पास 100 रुपए रखे होते हैं, जिसे लेकर वो उस ट्रैक्टर वाले के पास जाती है। अरे भाई साहब 100 रुपए के 10 किलो आलू है ना? अरे हाँ बहन जी, 100 रुपए के 10 किलो आलू हैं, बढ़िया आलू हैं, ले जाइए। सरस्वती उसे 100 रुपए देती है और 2 थाली भरकर 10 किलो आलू ले लेती है। शाम को काम ढूंढकर हेमा जब घर आती है तो इतने सारे आलूओं को देखकर, अरे माँ जी ये इतने सारे आलू कहाँ से आए? कोई दे गया क्या रखने के लिए? यहाँ गली में आया था ट्रैक्टर वाला आलू लेकर, 100 रुपए के 10 किलो तो मैंने ले लिए। अब महीना भर आलू ही खाएंगे। आपने बढ़िया किया, एक काम करती हूँ, आज मैं खाने में चावल और दम आलू बना देती हूँ, बच्चों को काफी पसंद है। हाथ मुंह धोकर हेमा अपनी सास के साथ आलू छीलने के लिए बैठी होती है। आलू छीलती है, जब वो उन आलू को काटती है तो देखती है कि कई सारे आलू अंदर से काले और खोखले हैं और कई तो गल भी चुके हैं। माँ जी ये क्या, एक के बाद एक आलू खराब निकल रहा है, आपने देखकर नहीं लिए थे क्या? बहू ऊपर से तो सारे आलू साफ ही हैं, अंदर का मुझे क्या पता। 7 लोगों के हिसाब से सब्जी बनाने के लिए हेमा 2 से 3 किलो आलू छील देती है, जिसमें से 6-7 आलू ही ठीक निकलते हैं। हे भगवान, इतने सारे आलू तो खराब ही निकल गए, गलती कर दी मैंने आलू लेकर। हेमा आलू को लेकर अच्छे से धोकर उन्हें छौंक देती है और अब आज खाने में आलू की सब्जी जाती है। तो आज तो खाने में दम आलू बनी है मम्मी, आज तो मैं सबसे ज्यादा खाना खाऊंगी। कई सारे आलू खराब निकल गए, लेकिन कम से कम आज घर में सब्जी तो बनी। भगवान का नाम लेकर पूरा परिवार खुशी खुशी जैसे ही खाने का पहला निवाला लेता है तो फौरन उसे उगल देता है। ये क्या भाभी, सब्जी में नमक डालने की बजाय चीनी डाल दी क्या? आपने पूरी मीठी मीठी सब्जी बना दी है। मैंने तो सब्जी में नमक डाला था, तो ये मीठी कैसे हो गई? अरे उस कल मुहे ने हमें मीठे आलू पकड़ा दिए, एक तो आधे से ज्यादा आलू खराब निकले, ऊपर से जो बचे हैं वो मीठे निकल गए। क्या फायदा किसी को कोसने का? हेमा अचार रखा होगा ना, वही दे दो, उसी से खा लेंगे। पता नहीं ऐसी चीज हम गरीबों के साथ ही क्यों होती है।
मुझे तो लगता है कि भगवान ने हम गरीबों को सिर्फ परेशानी दुख जीने के लिए ही बनाया है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हेमा को लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम मिल जाता है। काम निपटाकर जब दोपहर का खाना खाने के लिए वो घर आती है तो देखती है कि सुबह की बचे हुई टिंडे की सब्जी खराब हो चुकी है। एक तो वैसे ही सब्जी महंगी और ऊपर से बनी हुई सब्जी भी खराब हो जाती है। हेमा वो सारी सब्जी ले जाकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से में डाल देती है। गाय बैल खाएंगी तो खा लेंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। महंगी सब्जियों की वजह से बहुत कम ही इस गरीब परिवार में सब्जियां बनती थीं। ऐसे एक दिन जब हेमा अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली वृंदा उसके घर आती है। अरे हेमा, कैसी हो तुम? तुमसे एक चीज चाहिए थी मुझे। तुम तो भगवान की कृपा से इतनी अमीर हो, तुम्हें हम गरीबों से क्या चाहिए था? फिर भी बोलो, अगर दे सकती हूँ तो पक्का दूंगी। अरे तुम्हारे घर के पीछे जो बड़े बड़े पहिए हैं ना, वो 3-4 दे दो। मैंने एक वीडियो देखी है, उनसे मैं कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जितने चाहिए ले जाओ, वैसे भी बेकार पड़े हैं। कोई कबाड़ी वाला आएगा तो मैं भी इन्हें निकाल ही दूंगी। वृंदा 3 से 4 पहिए लेकर अपने घर जाती है और जब उन पहियों को अच्छे से साफ कर उन्हें गोंद से अच्छे से जोड़ लेती है, उसके बाद वो उन पर एक फूलों वाली चादर बिछा देती है और अब वो बेकार से पहिए बालकनी में बैठने लायक बन जाते हैं, जिसे अपने आंगन में खड़ी हेमा देख। इन बेकार पहियों का भी इतना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है? क्या सही है? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन बनाकर करूंगी भी क्या? ना तो ऐसा घर है और ना ही इतनी सुंदर बालकनी। यूं ही समय गुजरता है। शाम का वक्त होता है। हेमा चूल्हे पर चाय बना रही होती है। लो, चीनी तो है ही नहीं, पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। हेमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं। अरे माँ, हमारे आंगन में पीछे वाले हिस्से में कई सारे पौधे उग गए हैं, वो भी उन पहियों के अंदर जो पापा ने लाकर रखे थे। पहियों के अंदर पौधे हो गए हैं? हाँ, चल के देखो ना। हेमा जब घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है तो देखती है कि जो उसने वहां गायों के लिए सब्जी डाल रखी थी वो मिट्टी में मिलने के बाद खाद बन गई और आसपास रखे पहियों के अंदर पौधे निकलना शुरू हो गए। यहाँ मैं रोज सब्जी वगैरह डालती रहती हूँ ना, और पानी भी पड़ता रहता है, इसीलिए खाद बन गई। इतना कहकर हेमा अपनी पड़ोसन साक्षी के घर चीनी मांगने के लिए जाती है कि तभी रसोई में खड़ी खड़ी हेमा साक्षी की रसोई की खिड़की देखती है, जहां साक्षी ने काफी सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा रखे होते हैं, जिसे देख एकदम से हेमा को एक आइडिया आता है। और जब रात में सभी सोते हैं तभी हेमा, घर के पीछे जो पहिए रखे हैं, क्यों ना मैं उनके अंदर सब्जियों की खेती शुरू कर दूं? 1 मिनट भाभी, क्या कहा आपने? पहियों के अंदर खेती? आपने सही कहा या मैंने गलत सुना? और अगर ये सही भी है तो भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? हाँ बहू, बात तो तेरी अटपटी है, और खेती के लिए फसल तो अच्छी खासी धूप भी मिलनी चाहिए, और हमारे आंगन में तो नाम की भी धूप नहीं आती। अपने देवर और सास की बात सुनकर हेमा थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि तभी हेमा की नजर अपनी रसोई घर में बनी बड़ी सी खिड़की पर जाती है, जिसे देख हेमा, अरे आप लोग फिक्र मत करिए, सब मुमकिन है। मैंने सोच लिया है मुझे पहियों के अंदर कैसे खेती करनी है। और रही धूप की बात, तो हमारी रसोई में इतनी बड़ी खिड़की है, अच्छी खासी धूप लग जाएगी उन्हें। तुम्हारे आगे आज तक मेरी चली है, जो अब चलेगी, जो करना है करो। अनुराग की बात सुन हेमा काफी खुश होती है और अगले दिन उन पहियों को अच्छे से धोकर उन्हें सीधा रसोई घर में ले आती है, और अब एक बाल्टी के अंदर आसपास से जमा किया हुआ गोबर और सब्जी के छिलके डालकर उसे अच्छे से ढक देती है। माँ, आप क्या बना रही हो? इसे खाद कहते हैं। खाद से ही फसल की शुरुआत होती है। कुछ समय में जब ये खाद बन जाएगी तो हम इसे इन पहियों में अंदर डाल देंगे। हेमा घर के अंदर खाद तो बनने के लिए रख देती है, लेकिन खाद बनने के समय बदबू बहुत आती है, तो उससे पूरा परिवार काफी परेशान होता है। बहू, कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। अब खाद बन रहा है तो बदबू तो आएगी ही ना। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब खाद भी लगभग बन चुकी होती है, और अब हेमा को सबसे ज्यादा जरूरत बीज की होती है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पति का यही काम है, तो मैंने मंगवा लिए। ये लो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो भी तुम काम कर रही हो ना, उसमें सफल रहो। धन्यवाद मालकिन। मैंने जब दुकान पर बीज का पता किया था तो वो बहुत महंगे बता रहे थे। आप धीरे धीरे इनके पैसे मेरी तनख्वाह से कट कर लेना। अपनी मालकिन निर्मला के यहाँ से कम दामों में बीज लेकर हेमा घर आ जाती है, और अब वो सबसे पहले पहियों के निचले हिस्सों में लकड़ी का पट्टा लगाती है, जिसमें वो सबसे पहले खाद और ढेर सारी मिट्टी डाल देती है, और ऊपर से उन बीज को डालकर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देती है। तो वहीं खिड़की से आ रही धूप अब सीधा उन पहियों पर जा रही होती है। मुझे लगा था कि इन पर ठीक से धूप नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो काफी सारी धूप है। अब जल्दी से मेरी रसोई के अंदर पहियों की हुई खेती सफल रहे बस। और अब रोज हेमा अपने उन पहियों वाली फसल में पानी डालती है, जिससे वो उपजाऊ होती रहती है, लेकिन उसकी वजह से किचन में काफी ज्यादा कीचड़ हो जाता है।
पूरी रसोई में कितना कीचड़ हो रहा है, यहाँ तो खाना कैसे बनाएगी। मैं तो कह रही हूँ बाहर आंगन में ही चूल्हा बना ले। माँ जी मैं यहाँ कोरे में आराम से खाना बना लेती हूँ, बाहर जाकर कहाँ बनाऊंगी। आते जाते लोग देखेंगे, क्या कहेंगे फिर वो। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। हेमा अपनी उसी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी हेमा की पड़ोसन शारदा उसके घर आती है और जब वो रसोई में आकर ये सब देखती है तो हेमा तुम्हारी रसोई में कितनी ज्यादा गंदगी हो रही है, और ये इन पहियों के अंदर क्या है? पहियों के अंदर सब्जी की खेती करी है मैंने। बाहर धूप नहीं आती है ना, इसलिए मैंने इन्हें रसोई में ही रखा है। अब हर रोज पानी डालती हूँ तो थोड़ा बहुत तो कीचड़ हो ही जाता है। तुम इतनी गंदगी में खाना बनाती हो, मैं तो तुमसे बस थोड़ी हल्दी लेने के लिए आई थी ना बाबा ना, अब तो मैं तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आऊंगी। शारदा की ऐसी बात सुनकर हेमा को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब हेमा की उन पहियों वाली खेती के अंदर से धीरे धीरे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। देखा देवर जी, अब तो पौधे निकलने शुरू भी हो गए हैं। कहा था ना मैंने कि मेरी पहिए वाली खेती जरूर सफल होगी। हाँ भाभी सही कहा था आपने, मुझे तो बस अब इसके अंदर से सब्जियों के निकलने का इंतजार है। दिन गुजरते रहते हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे होते हैं। सरस्वती पानी पीने रसोई में आती है तो पड़े पानी की वजह से एकदम से सरस्वती फिसलकर गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे रसोई में आते हैं। अरे हे भगवान, अरे मर गई मैं अब। अरे पानी तो आपके कमरे में ही रखा था, आपने देखा नहीं था क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बाम लगा लेता हूँ। मोहित माँ को उठाने में मदद करो। हेमा की मेहनत रंग तो ला रही थी, लेकिन कभी उस पहियों वाली खेती की वजह से बदबू, मच्छर तो कभी कीचड़ की वजह से उन्हें रसोई में काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक दिन, भैया प्याज कैसे दी है? तुम्हें सब्जी लेने की क्या जरूरत है? सुनने में आया है कि तुम तो अपनी रसोई में ही कोई पहिए वाली खेती कर रही हो, अभी तक उसमें सब्जी नहीं उगी है क्या? अरे ये क्या पहिए वाली खेती अरे बहन जी इतनी गरीबी आ गई क्या? मुझे बोल देती, जो सब्जियां थोड़ी बहुत सड़ जाती हैं वही मैं आपको मुफ्त में दे देता। तुम्हें क्या लग रहा है उन पहियों में खेती करके तुम सब्जी उगाओगी? और अगर उग भी गई तो क्या वो खाने के लायक होगी? सभी की बात सुनकर हेमा को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। अब इसी तरह दिन गुजरते हैं और अब आखिरकार हेमा की मेहनत नया रंग ले आती। बहुत तेरी रसोई में की हुई इन पहियों वाली खेती के अंदर से तो अब सब्जियां उगने लग गई हैं। माँ जी बस अब कुछ दिन और जब ये सब्जी अच्छे से पक जाएंगी ना तो मैं उनसे तरह तरह की चीजें बनाऊंगी। कुछ ही हफ्तों में अब सब्जियां पूरी तरह से पक जाती हैं, जिन्हें तोड़कर अब हेमा रात में सबके लिए 2 से 3 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती है। और जब पूरा परिवार रसोई में हुई पहियों वाली खेती की सब्जी खाता है तो भाभी क्या मसाले डाले आपने सब्जी में, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। वो तो बनेंगे ही, घर में उगी हुई सब्जियों की जो है। बहू सच में काफी समय के बाद सब्जी खाकर अच्छा लग रहा है। अब आप ऐसे ही रोज सब्जी बनाकर हमें खिलाओगी ना, और कल हमें टिफिन में भी यही सब्जी दोगी ना? हाँ बच्चों, अब रोज तुम्हें इसी तरह हरी सब्जियां खाने को मिलेंगी, फिर देखना तुम लोग कितने ताकतवर हो जाओगे। काफी समय के बाद आज पूरे परिवार के चेहरे पर खाना खाते हुए काफी ज्यादा खुशी थी। और अगले दिन जब दोनों बच्चे घर में उगी हुई सब्जी लेकर स्कूल जाते हैं। टीचर आज आप हमारे लंच भी खाइए ना, मेरी मम्मी ने वेज पुलाव बनाई है। हाँ टीचर प्लीज, मैं तो आज वेज कबाब लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन सिर्फ टेस्ट ही करूंगी मैं। सभी बच्चों की जिद करने पर प्रेरणा उनका लंच टेस्ट करने लगती है और जब माही और प्रशांत की बारी आती है तो देखना टीचर को इनका लंच पसंद ही नहीं आएगा। तभी टीचर जब उनके लंच की सब्जी खाती है तो वो उन्हें काफी पसंद आती है। तुम्हारी सब्जी तो काफी ज्यादा टेस्टी है, तुम्हारी मम्मी इतनी टेस्टी सब्जी बनाती है तो तुम लेकर क्यों नहीं आती? वैसे कल मम्मी से इसकी रेसिपी पूछ कर आना। टीचर हमारी मम्मी तो इसे सिंपल तरीके से बनाती है, वो तो बस मम्मी ने घर में पहियों वाली सब्जी उगाई थी ना तो उसी का स्वाद है ये। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम कल अपनी मम्मी से थोड़ी कच्ची सब्जी लेकर आओगी? छुट्टी के बाद प्रशांत और माही जल्दी जल्दी घर आते हैं। जब सारी बात अपनी माँ को बताते हैं, बहू इससे मुझे एक तरकीब सूझी है, सब्जी तो काफी सारी उग गई है, अब इतनी सारी तो हम खाने से रहे, घर में रखेंगे तो गर्मी में खराब तो होनी ही है, तो क्यों ना तू इन्हें बेचे। वैसे भी आजकल सब्जी के दाम कितने ज्यादा हैं, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। माँ जी मैं भी कुछ ऐसा ही काम करने की सोच रही थी, बस अब एक ठेले का इंतजाम हो जाए तो सब्जी बेचना भी शुरू कर दूंगी। भाभी किराए पर ठेले लेने का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, बस आप सब्जी बेचने की तैयारी करिए। अगले दिन से हेमा अपने देवर के लाए हुए किराए के ठेले पर अच्छी खासी ढेर सारी सब्जियां रख लेती है और उन्हें मंडी लेकर जाती है। जहां कुछ औरतें हेमा की सब्जियां लेती हैं तो वहीं हेमा को जानने वाली कुछ उसकी मोहल्ले की औरतें
अरे ये तो वही सब्जियां है ना जो तुमने अपनी रसोई में उन पहियों के अंदर उगाई थी। मैं तो इन्हें कभी नहीं लूंगी, कितनी गंदगी में उगती हैं ये सब्जियां। शारदा, तुम बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे जो बाकी सब्जियां उगती हैं वो सीधा आसमान से आती हैं, वो भी खेतों में ही उगती हैं, उनमें भी वही खाद डलता है जो मैंने डाला था। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे सब्जियां तो नहीं लूंगी। चलो लेडीज, हम कहीं और से सब्जियां लेते हैं। इतना कहकर शारदा उन औरतों के साथ चली जाती है। तो वहीं हेमा के ग्राहक तो बन रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा कम। आपके पूरे 40 रुपए हुए। सुबह से शाम हो गई और सिर्फ 400 रुपए की कमाई हुई है। कुछ सोच हेमा, तुझे बाकी सब्जी वालों से हटकर कुछ सोचना होगा, तभी तेरी बिक्री होगी। हेमा काफी देर तक अपनी ज्यादा बिक्री होने के बारे में सोचती रहती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। और अब अगले दिन आपके 2 किलो टमाटर, 2 किलो आलू और ये मटर, और साथ में ये धनिया और हरी मिर्च फ्री। आज तो बिना बोले ही धनिया और मिर्च फ्री, लेकिन अब तो सब्जी वालों ने फ्री मिर्च और धनिया देना बंद कर दिया है ना। जो भी ग्राहक 100 रुपए की सब्जी लेगा ना, तो उसे हमारे यहाँ मिर्च और धनिया फ्री मिलेगा, और जो 150 रुपए की सब्जी लेगा उसे नींबू और अदरक भी। फ्री में इतना कुछ मिलता हुआ देखकर सारी औरतें दूसरे ठेले वालों को छोड़कर हेमा के पास आकर सब्जियां लेने लगती है, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब हेमा अपने मोहल्ले के बाहर सब्जियां बेच रही होती है। इस बार तो मैंने 10 रुपए की सब्जी ली है, मिर्ची धनिया नींबू सब देना होगा तुम्हें। ग्राहकों से बात करते हुए हेमा उन्हें सब्जी दे रही होती है कि तभी मोहल्ले में फिर से एक सब्जी का ट्रैक्टर आता है जो काफी कम दामों में सब्जियां दे रहा होता है। ठेले से क्या सब्जियां ले रही हूँ, ट्रैक्टर आ गया है, चलो वहाँ चलते हैं, 100 रुपए में हफ्ते भर से ज्यादा की सब्जी आ जाएगी। लेकिन ये सारी सब्जियां खराब होती हैं, 2 दिन में ही सड़ जाती हैं। कोई भी हेमा की बात नहीं सुनता और सभी लोग उस ट्रैक्टर वाले के पास जाकर सब्जियां लेने लगते हैं, जिसे देख हेमा अब काफी उदास हो जाती है और ठेला लेकर वापस घर चली आती है। क्यों उदास हो रही है? वो ट्रैक्टर वाला कौन सा रोज आता है? हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ही तो आता है। उससे एक बार के आने से ही लोग हफ्ते भर की सब्जियां लेकर रख लेते हैं, तो नुकसान तो होता ही है ना माँ जी। तो मम्मी, आप भी उन अंकल की तरह सब्जी क्यों नहीं बेचती, आप भी ट्रैक्टर ले लो। वैसे माई ने कुछ गलत नहीं कहा। अब ट्रैक्टर खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, लेकिन हम एक 3 पहिया का रिक्शा जरूर ले सकते हैं, जिनमें मोटर लगाने के बाद वो काफी तेज चलेगी और हम भी इसी तरह दूर दूर जाकर सब्जियां बेच सकते हैं। और मैं तो मोटर का ही काम करता हूँ और अब सीख भी गया हूँ, मैं तो खुद मोटर लगा सकता हूँ। अनुराग अब कहीं से किराए पर एक 3 पहिया वाला रिक्शा लेकर आता है, जिसमें मोहित मोटर लगा देता है और अब चिल्लाते हुए हेमा अलग अलग मोहल्ले में काफी कम दामों में ऑफर के साथ सब्जियां बेचती है। अरे जो हमारे मोहल्ले में सब्जी वाला आता है ना, एक तो वो इतने महंगे दाम में सब्जियां बेचता है, ऊपर से इतनी खराब सब्जियां कि ठीक से 3 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन वो सब्जियां काफी सही रहती हैं, हफ्ता भर भी अगर फ्रिज के बाहर रखो ना तो वो खराब नहीं होती। सुनने में आया है कि आप घर पर ही सब्जियां उगाती हैं। जहां एक तरफ हेमा घूम घूम कर सब्जियां बेच रही होती है, तो वहीं सरस्वती और अनुराग मिलकर हेमा का सब्जी का ठेला संभालते हैं। भगवान की कृपा से अब धीरे धीरे हमारे घर के हालात ठीक होते जा रहे हैं, और ये सब कुछ हेमा की वजह से हुआ है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते थे वो उसने करके दिखाई। बहू किसकी है आखिरकार? मेरे साथ रह रहकर आज हेमा समझदार हो गई है। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर अनुराग हंसने लगता है। और अब इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और उनके मोहल्ले में रहने वाले एक महेश नाम का आदमी अपना घर बेचने वाला होता है। और जब वो इस बारे में अनुराग को पता चलता है तो वो हेमा से, वो महेश जी है ना, अपना घर बेच रहे हैं। उनकी जमीन खेती के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ है, वहां तो हम काफी सारी खेती कर सकते हैं। रसोई में की हुई खेती तो अब खत्म होने को आ गई है। लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम लोग उनका घर खरीद सकें। अरे तो घर खरीदने के लिए बोल कौन रहा है, हम किराए पर ले लेते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, सिर्फ तुमसे पूछना बाकी रह गया था। भाभी, मैं उनके घर कई बार गया हूँ, उनकी जमीन सच में काफी बढ़िया है और वहाँ तो कितनी धूप आती है, और इसलिए हम बाहर भी आराम से खेती कर सकते हैं। अनुराग अब महेश का घर किराए पर ले लेता है, जहाँ पूरे आंगन की जमीन का पूरा परिवार मिलकर सब्जियों की खेती करता है। वही अब जो परिवार पहले सब्जियों के लिए तरसता था, आज वही परिवार सभी को सब्जियां बेचता है। साथ ही जो लोग इस गरीब परिवार का मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह पर इस गरीब की रंग लाती मेहनत एक जोरदार थप्पड़ का काम करती है।